हमारा टॉपिक है जी मानव भूगोल के मूल तत्व। देखो ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। मानव भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पहले तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, है ना। प्रादेशिक भूगोल फिर पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब पर्वत, पहाड़, झील, झरना। प्रादेशिक भूगोल का मतलब किसी एरिया के बारे में जानेंगे। तो आखिर मानव भूगोल के बारे में पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। हमारे इस धरती में मानव ही एक ऐसा जीव है जो कि सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं बुद्धिमान टाइप का, जो सबको कंट्रोल में करके रख ले है कि नहीं है। और मानव इस पर्यावरण के साथ संबंध बना के रहता है। कहीं ना कहीं हमारे इस पर्यावरण पर किसका प्रभाव पड़ता है, मानव का। आप देखिएगा नदी गंदा हो गया किसके वजह से, मानव के वजह से। हवा गंदा हो गया मानव के वजह से। तो मानव का पर्यावरण के साथ एक संबंध है, एक रिलेशन है। मानव इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है मानव भूगोल। मानव भूगोल का क्या मकसद है पढ़ने का, इसका क्षेत्र क्या क्या आता है, कितना बड़ा एरिया है मानव भूगोल को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो डीपली हम लोग किसके बारे में जानेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में जानने से पहले हमारा कुछ पॉइंट्स क्या है यहाँ पर कहता है। वो कहता है 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में प्रसिद्ध एक जीव वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन था। तो 1859 में एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा। उस किताब का क्या नाम है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन ने। इस किताब में इन्होंने क्या बताया, इस किताब में इन्होंने बताया कि देखिए जितने भी जीव होते हैं ना वो अपने पर्यावरण के अनुकूल रहता है। अनुकूल का मतलब होता है एडेप्टेशन। जैसे समझिए हमारा ये पर्यावरण है और यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हम अपने आप को उस हिसाब से रखेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रह जाएं। जैसे अगर गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो हम हल्का कपड़ा पहनेंगे, गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो हम ठंडा खाना खाएंगे, गर्मी ज़्यादा लग रहा है तो हम छाँव में बैठेंगे, है ना। ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो नहा लेंगे, समझे, पानी में डुबले रहेंगे। तो ये होता है अपने आप को अनुकूलित करना, समझे। अगर ठंडा बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से रहेंगे, हम गर्म कपड़ा पहनेंगे, गर्म खाना खाएंगे, समझे कि नहीं। धूप में जाके बैठ जाएंगे। तो अपने आप को अनुकूलित करने के लिए जीव ऐसा काम करते हैं। और जो अनुकूलित नहीं कर पाएगा सो इस धरती में रह नहीं पाएगा। हाँ, अगर आपको इस धरती में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अनुकूलित यानी एडेप्टेशन करना पड़ेगा। आप देखो कितने सारे जीव, पशु, पक्षी हैं जो अपने आप को अनुकूलित करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। आप पेंगुइन को देखे होंगे, पेंगुइन पक्षी जिसका शरीर में बहुत ज्यादा क्या होता है, रोआ होता है। रोआ किस लिए होता है, ताकि उनको ठंडा थोड़ा कम लगे। और वहां पर ध्रुवी इलाका में आप कुत्ता देखे होंगे, तनी को होता है, रोआ ज्यादा होता है, बड़का को दिख जाता है कि नहीं। जब उस कुत्ता का एकदम रोआ को पूरा छील दीजिएगा तो कुत्ता तनी को चूहा जैसा बन जाएगा। और यहाँ का कुत्ता पहले से छिलल है, समझे। अजीबे टाइप का लगता है देखने में, उठा नहीं पाइएगा आप उसको, दूर से भगा दीजिए भाग। और वहीं बिलायती कुत्ता को एकदम गोदी में लेके सब घूर रहा है, गाड़ी में लेके घूर रहा है। तो आखिर ऐसा शरीर में परिवर्तन क्यों हुआ उन लोगों का, क्योंकि उन्हें वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करना है, अनुकूलित करना है। क्या करना है, अनुकूलित। अब देखो ये तो हो गया कि जितने भी जीव है वो वातावरण के अनुसार अनुकूलन करके जीवित रहते हैं। तो क्या मनुष्य वातावरण के अनुसार अनुकूलन नहीं करेंगे, आंसर एकदम करेंगे। मनुष्य भी पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार क्या करेंगे, अनुकूलन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है कि जीव जो है पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करके क्या करता है, जीवित रहता है। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, तो वो देखो जर्मन के एक भूगोलवेता थे। भूगोलवेता मतलब जियोग्राफर थे जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक रेटजेल। तो आपको ये नाम एकदम जहन में याद रखना पड़ेगा। जर्मन के भूगोलवेता का क्या नाम था, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या बोला, मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। फ्रेडरिक रेटजेल ने सबसे पहले बताया कि मनुष्य पर्यावरण के अनुसार रहता है। आप देख लो अपने आप को, क्या आप पर्यावरण के अनुसार नहीं रहते हो, रहते हो। आज आप जिस तरह का कपड़ा पहने हो, जिस तरह का खान पान खा के आए हो, जिस तरह का काम करते हो, वो सब का सब पर्यावरण के अनुसार होता है। आप सोच के देखो, ठंडा इलाका के लोग का काम करने का तरीका गर्म इलाके के लोगों के काम करने के तरीके में अंतर होगा,
गर्म इलाका का लोग एकदम सुस्ताहा टाइप का हो जाएगा, पूरा गर्मी रहेगा, सूरज उसका शरीर का एनर्जी खींच लेगा, समझे कि नहीं। और ठंडा इलाका का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, हल्का ठंडा इलाका का लोग थोड़ा एक्टिव टाइप का रहेगा। आप देखो गर्मी में अगर आपको बैठा देते और ठंडा में बैठा के पढ़ाते तो कौन वाला बढ़िया लगता, ठंडा वाला थोड़ा बढ़िया लगता, और गर्मी वाला पूरा इधर से पसीना गिरता है, ऐसे करके इधर से गिरता है, अजीब टाइप का लगता है, थकान जैसा महसूस होता है। कब, ठंडा में कि गर्मी में? गर्मी में, है ना। इसलिए आप देखिएगा गर्मी में आप ज्यादा काम नहीं कर पाइएगा और ठंडा में आप ज्यादा काम कर पाइएगा, है ना। वो अलग बात है, आप सूत के उठेंगे 10 बजे और रात को सूत जाएंगे 8 बजे, है ना। अगर सूतने पर कंट्रोल कर दिया जाए तो ठंडा सबसे बेस्ट है, समझे। तो मनुष्य पर्यावरण का अनुकूलन करता है, पर्यावरण के अनुसार काम करता है। मनुष्य का खान पान किसके ऊपर निर्भर करता है? पर्यावरण के ऊपर। जैसा मौसम वैसा खाना, है कि नहीं। मनुष्य का पोशाक जो कपड़ा है किसके ऊपर डिपेंड करता है? पर्यावरण का ऊपर। मनुष्य का कार्य किसके ऊपर डिपेंड करता है? पर्यावरण का ऊपर। यानी मनुष्य के जीवन में पर्यावरण का योगदान है, पर्यावरण का योगदान है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या है? संबंध है जी। इसी संबंध को जानना ही क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। तो बेसिकली मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल में पढ़ेंगे कि मनुष्य को पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है और उसके वजह से मनुष्य क्या क्या करता है, उन सब को जानेंगे तो क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। आप मैदानी क्षेत्र के लोगों को देखिए, उसका मेन काम क्या होता है? खेती करना, क्योंकि वहां का जमीन क्या है? उपजाऊ है। आप पठारी क्षेत्र के लोगों को देखिए, उसका मेन काम क्या होता है? पशुपालन करना, क्योंकि वहां पर पठार है, वहां पर घास है, वो पशुओं को चराते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को देखिए, है ना, वहां पर चाय का खेती कर लेगा, वो लोग नहीं करेगा इस तरह का काम, वहां पर भी पशुओं को लोग चराएगा। तो जहां जैसा प्राकृतिक, जहां जैसा नेचर, वहां का लोग वैसा काम करेगा। पहाड़ी इलाका के लोगों को बोल दीजिएगा खेती करो, धान का खेती करो, करेगा, क्योंकि वहां का नेचर ही वैसा नहीं है। तो क्या पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ा कि नहीं पड़ा? मनुष्य ने उसके अनुसार क्या किया? काम किया। बात समझ में आ रहा है? तो पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। आज आप सोचते हैं कि हम अपना मर्जी से काम कर रहे हैं, वो नहीं, आप नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपका सोकर जल्दी उठना गर्मी में, है ना, और लेट से सोना, ये नेचर है। और ठंडा में वहीं जल्दी सोना, लेट से उठना, ये भी पर्यावरण का नेचर है कि नहीं। आपका खान पान, आपका पहनावा, आपका कार्य, सब प्रकृति डिसाइड कर रहा है। आप सिर्फ कठपुतली हैं जो कि जैसे जैसे आपको नचा रहा है वैसे वैसे आपको ची कर रहे हैं, नाच रहे हैं, समझे। तो पर्यावरण के अनुसार नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा ठंडा में सेंडो गंजी पहन के घूरेगा तो ठंडा मार देगा, बोलेगा आई एम स्टील बॉडी, फिर तो स्टील में आ जाएगा, बॉडी गायब हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर क्या होता है? पड़ता है। अब देखिए, चूंकि रेटजेल ने इतना अच्छा बात बताया कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच में एक रिलेशन है, इसलिए हम लोग रेटजेल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगर आपको बोला जाएगा कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, आप कहिएगा फ्रेडरिक रेटजेल। नाम मत भूलिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। अब अगर पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग एक वर्ड में बताएं तो वो एक वर्ड कहना गलत, एक लाइन में बताएं तो क्या होगा? हमारा हो जाएगा मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध। मनुष्य का संबंध किससे है? प्राकृतिक पर्यावरण से है। और जैसे प्राकृतिक पर्यावरण बदलता है, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका कार्य भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसी के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? मानव भूगोल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल का परिभाषा को लेकर अगर चर्चा करें तो किन किन विद्वानों ने मानव भूगोल के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले अगर देखते हैं, जो मानव भूगोल का जनक है उसका नाम कौन सी है? रेटजेल। रेटजेल क्या कहता है? रेटजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल किसका अध्ययन है? मानव भूगोल मानव समाज। देखो आपको बता दें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में पैदा होता है, समाज में मर जाता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के अनुसार काम करता है।
तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात अरस्तु ने कहा था, याद है आपको वो बात? तो मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक। उस समाज में जन्म लेता है, समाज में पलता है, बढ़ता है और समाज में ही खत्म हो जाता है। तो वो किसके साथ रिलेशन बना के चलेगा? समाज के साथ। उसको पता हमको रहना किसके साथ है? समाज के साथ। आज आप वही काम करते हैं जैसा समाज चाहता है ना? और जो समाज के नजर में गलत है वो आप काम नहीं करेंगे। करेंगे कि नहीं? जैसे शराब पी के मताली करना समाज के नजर में गलत है, आप करेंगे? नहीं। चोरी चमारी करना समाज के नजर में गलत, आप करेंगे? नहीं। तो जो समाज के लिए गलत है वो हम लोग कार्य नहीं करते हैं, वो कार्य नहीं करते हैं। देखो, तो इन्होंने क्या कहा? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल का मतलब क्या? मानव भूगोल का मतलब है कि मानव समाज के साथ अपना कैसा संबंध बना के रहता, उसके बारे में पढ़ेंगे तो कहलाएगा मानव भूगोल। इसी के एक शिष्य का नाम कौन सी है स्टूडेंट्स? जिसका नाम है सैमपूल। कौन सी नाम है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मानव भूगोल गतिशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल किसका अध्ययन है? मानव भूगोल गतिशील पृथ्वी। देखो, गतिशील पृथ्वी का मतलब क्या है? गतिशील पृथ्वी का मतलब है हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रही है। आपको हम बताएंगे कि हमारा जो धरती है वो पहले आज का जैसा नहीं था। शायद आपको पता होगा हमारी धरती में पेंजिया पेंथालासा, पेंजिया मतलब जितने भी महादेश था सब एकजुट था, पेंथालासा मतलब सब महासागर एकजुट था। लेकिन धीरे धीरे जो पेंजिया है, जो महादेश है, वो धीरे धीरे अलग हो गया एक दूसरे से। और आज देखो एक दो महादेश का बीच में आपको सागर देखने को मिल जाता है। मिलता कि नहीं मिलता है? आज उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर देखने को मिल जाएगा। ये पहले चिपका हुआ था। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गतिशील। अब देखो, आज जहाँ हिमालय, वहां पर हिमालय नहीं था, वहां पर लैटिस सागर था। लेकिन उसी सागर के पास आज कौन सा पर्वत है? हिमालय। तो धरती बदला कि नहीं बदला? जब धरती बदल रहा है तो मनुष्य भी उसके अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है। मनुष्य के कार्य भी क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। तो सैमपूल ने क्या कहा? मानव भूगोल गतिशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल से हमें यह पता चलता है कि जब हमारी धरती बदलती है तो मनुष्य का कार्य कैसे बदल जाता है। अब देखो, आप आज के समय में दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रहा है, तो क्या मनुष्य का कार्य बदल रहा है? बदल रहा होगा, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा होगा, अलग कार्य हो रहा होगा, है ना? तो बदलती धरती के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप क्या होते हैं? बदलते हैं। ये बात क्लियर है? तीसरा देखो, तीसरा है विडाल डीला ब्लास। ये व्यक्ति का नाम आपका लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, पाल विडाल डीला ब्लास। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। आपको बता दें, हमारी पृथ्वी को परिवर्तित करने वाले भौतिक नियम क्या है? जैसे देखो, जलवायु हमारे पृथ्वी के नेचर को क्या करता है? परिवर्तित करता है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो रहते थे, तो बहुतों का मानना है कि वहां पर बाढ़ आ गया है तो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए, कुछ लोग खत्म हो गए। कुछ लोगों का मानना नहीं, देखो क्लाइमेट चेंज हो गया है जिसकी वजह से लोगों ने अपने जगह को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। आप देखते होंगे कि बहुत सारा पक्षी रहता है, बहुत सारा ड्रैगन फ्लाई टाइप का छोटका छोटका नहीं, तितली जैसा जो उड़ता है, वो भी कभी झुंड बना के यहाँ पर आके रहता है। कुछ साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर आती है ठंडा के मौसम में, जब यहाँ पर ठंडा पड़ता है तो, है कि नहीं? तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित कौन कर रहा है? उसका जलवायु नियंत्रित कर रहा है। इस पर रहने वाले जीव के बीच संबंध है कि नहीं है? हमारे धरती में जैसा जलवायु वैसा जीव। कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दिए पेंगुइन वाला, कि पेंगुइन ध्रुवीय इलाकों में क्यों रहता है? क्योंकि वहां का जलवायु बहुत ज्यादा क्या है? ठंडा है। हमारे पृथ्वी में जैसा जलवायु वैसा जीव। इन्हीं के ज्ञान को क्या कहते हैं? अगर मनुष्य भी जलवायु के अनुसार रह रहा है तो उसके ज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? मानव भूगोल। आप देखिए, आप अफ्रीका में, आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना बॉडी में ना मट्टी लपेट कर आता है, एकदम पूरा मिट्टी लगाता है ताकि पानी उनी का कमी है वहां पर, समझे? जैसे आप देखिएगा, आप यहाँ का एग्जांपल देखिए, भैंस कोची करता है, कीचड़ में ढुक जाता है, पूरा मिट्टी लपेट लेता है।
ताकि सूरज को लाइट पड़ेगा तो ओकरा से उसको थोड़ा राहत मिलेगा, ठंडा मिलेगा, है ना। तो गर्मी को झेल जो नहीं पाता है अपना शरीर में मिट्टी लगा के रहता है, कल को आप भी गर्मी नहीं झेल पाएगा तो मिट्टी लपेट के बैठ जाइएगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगेगा, समझे, रह सकते हैं। हाँ मुल्तान, वो तो अलग, वो चेहरा के ग्लो के लिए है ना, बोलता तो वही है, हम लोग तो जीवन में नहीं लगाए मुल्तानी मट्टी। हाँ जो जैसा है वैसा ही ठीक है, ठीक है। देखो तो क्या चौथा विद्वान जिसका नाम है डिफेंस एवं पिट्स। देखो नाम देखो, एगो डिफेंस कर रहा है, एगो पीट रहा है, समझे। तो कोई पीटता है तो बचाने के लिए हम लोग कौन सी करते हैं, डिफेंस। तो डिफेंस एवं पिट्स, लेकिन आदमी का नाम है सिंपल, डिफेंस एवं पिट्स, सब आदमी है। मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। मानव भूगोल का मतलब क्या है, मानव भूगोल का मतलब है कि मनुष्य क्या क्या कार्य कर रहा है, इसके बारे में अगर देखिएगा तो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल। आपको हम बता दें, मनुष्य अलग अलग तरह का कार्य करता है, जिसको हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें होगा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्वेलनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 5 तरह का कार्य को हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य कौन सा काम करता है, ठीक है। तो मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, मानव भूगोल। आप पढ़ रहे हैं, इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, आपके बारे में जांचेंगे, अच्छा कैसा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या मानव भूगोल है कि नहीं। कोई खुदाई का काम कर रहा है, मानव भूगोल। कोई खेती का काम कर रहा है, मानव भूगोल। कोई उद्योग का काम कर रहा है, उन सब के बारे में जानना क्या कहलाएगा। तो मनुष्य के कार्यों को अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल, ठीक है। ये सारे चारों विद्वान हैं जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में हमें बताया है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, देखो मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, सबसे पहले नेचर में आ जाता है हम लोग मानव भूगोल, मानव केंद्रित भूगोल। अच्छा, मानव भूगोल में मुख्य बिंदु क्या है, मानव है। किसके बारे में पढ़ना है, मानव के बारे में। तो मानव भूगोल क्या है, मानव केंद्रित भूगोल है। अब देखिए, इसमें मानव के समाज, मानव का संस्कृति आदि से संबंधित भौगोलिक अध्ययन होता है। समाज पढ़ेंगे तो मानव से संबंधित, क्या ऐसा कोई समाज पढ़ेंगे जिसमें गाय भैंस बकरी सिर्फ हो, आदमी है ये ना हो, नहीं, मानव से संबंधित समाज का अध्ययन करना है। आपको एक बात बता दे, मनुष्य की क्रियाओं से पता है प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित होती है। आज आप देखो, मनुष्य इतना ज्यादा कल कारखाना, इतना ज्यादा यान वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गया है। नहीं लगता आपको, जलवायु क्या हो रहा है, परिवर्तन, ग्लोबल क्या हो रहा है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या मनुष्य की क्रियाओं का प्रभाव हमारे प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है, आप बोलिएगा एकदम पड़ रहा है। जिस तरह मनुष्य के क्रियाओं का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, उसी तरह प्रकृति के क्रियाओं का प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। अब प्रकृति में कभी कभी बाढ़ आ जाएगा तो क्या मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूखा आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगा, जमीन धंस जाएगा, तेज हवाएं, लू चलेगी, ठंडी हवाएं चलेगी, तो क्या इन प्राकृतिक परिवर्तन का प्रभाव मानव पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप बोलिएगा एकदम पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब में आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं, मनुष्य के बारे में। मनुष्य के काम का प्रभाव प्रकृति पर, प्रकृति के काम का प्रभाव मनुष्य पर, लेकिन मेन बिंदु क्या है, मनुष्य है ना। दूसरा पॉइंट देखो, मानव भूगोल मूलतः मानव पारिस्थितिकी है। आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी जीव अपने निर्जीव के भरोसे जीवित रहता है, नहीं, मिट्टी, जल, हवा, इन सब के भरोसे कोई जीव जीवित रहता है, और उस जीव के भरोसे कोई दूसरा जीव, उस जीव के भरोसे कोई दूसरा जीव, और उस जीव के भरोसे कोई दूसरा जीव जिंदा रहता है। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। मनुष्य भी इस इकोसिस्टम के अंदर में आता है, क्या नहीं आता है, मनुष्य इकोसिस्टम के अंदर में आता है। आप सोचो, घास सब हटा दिया जाए, है ना, जो मनुष्य जीव जंतु को खाता है, तो वो भी हट जाएगा, नहीं हट जाएगा।
तो मनुष्य भी इकोसिस्टम के अंदर में आता है। आप फूड चेन के बारे में डिटेल से जान लोगे। देखो, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों के प्रतिक्रियाओं, अन्य जीवों का अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आप देखोगे जिस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहां पर वैसा जीव होता है। आपको पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। आप समुद्र में देखे होगे, वहां का एक अलग इकोसिस्टम होता है। समुद्र में छोटका छोटका पादप प्लैंकटन, उसको खाने के लिए जंतु प्लैंकटन, उसको खाने के लिए छोटका मछली, उसको खाने के लिए उससे बड़ा मछली, उसको खाने के लिए उससे, ये पूरा का पूरा एक क्या है, इको सिस्टम है। अब जमीन में देखो इकोसिस्टम, फूड चेन के हिसाब से इकोसिस्टम देख लो। देखो क्या मिट्टी, जल, हवा के भरोसे यहाँ पर घास वगैरह नहीं हो रहा है। उसको खाने के लिए टिड्डा आ गया है, उसको खाने के लिए मेढक आ गया है, उसको खाने के लिए सांप आ गया है, उसको खाने के लिए मोर आ गया है। और भी अलग तरीका से तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जहां पर मनुष्य भी आ जाएगा। इस धरती पर जो पेड़ पौधे हैं उसको कौन खाता है, मनुष्य खाता है। जो छोटे छोटे जानवर उसको कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है। तो क्या मनुष्य इस इकोसिस्टम का एक भाग है कि नहीं है। और अगर इकोसिस्टम में चेंज होगा तो मनुष्य के क्रियाकलाप में भी क्या हो जाएगा, चेंज। इकोसिस्टम का प्रभाव मनुष्य के क्रियाकलाप पर पड़ता है कि नहीं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है जी, एकदम। आप ह्यूमन ज्योग्राफी को सोशल साइंस ही समझो। सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल साइंस जिसमें ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशल साइंस जिसमें पॉलिटिकल पढ़ते हैं, सोशल साइंस जिसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मनुष्य का जो भूगोल है ना, मानव भूगोल, वो भी समाज विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्या नहीं जुड़ा हुआ है, मानव का इतिहास नहीं पढ़े आप कभी। इतिहास में किसके बारे में पढ़ते हो, गाय भैंस बकरी के बारे में कि मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में, मनुष्य के कार्यों के बारे में। तो मानव भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्या मानव भूगोल आर्थिक भूगोल नहीं है। मनुष्य पहले भी तो धन संपत्ति कमाता था, आज भी कमा रहा है। मानव भूगोल में सैन्य भूगोल के बारे में भी पढ़ेंगे आप, मनुष्य सेना में भी तो जाता है ना, है कि नहीं। तो मानव भूगोल का बाकी सामाजिक भूगोल के साथ क्या है, संबंध है। बाकी सामाजिक भूगोल के साथ क्या है, मानव का धन संपत्ति के साथ संबंध है, मानव का पर्यावरण के साथ संबंध है, मानव का नेचर के साथ, वही पर्यावरण के साथ संबंध है, इतिहास के साथ संबंध है मनुष्य का। तो मानव भूगोल एक क्या है, सामाजिक विज्ञान, एक सोशल साइंस है, ठीक है। और आपको तभी बताएं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मानव भूगोल की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब और आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, 4 नंबर पॉइंट। हमारा 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है जी, कहता है कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। पार्थिव एकता का मतलब क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन थे आप बताओ तो। मानव भूगोल के जनक थे रेटजेल। इन्होंने बताया, देखिए, पार्थिव एकता के सिद्धांत मानव भूगोल की आधारशिला है। पार्थिव एकता का मतलब हमने क्या बताया, जिस तरह हमारा एक पृथ्वी है, हमारा एक विश्व है, उसी तरह मनुष्य कितने हैं, एक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मानव में क्या है, एकता है। क्या है, एकता। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थिव एकता। अच्छा, उसके बाद मानव भूगोल क्षेत्र भिन्नता पर आधारित है। आप देखो, क्षेत्र भिन्नता के आधार पर संसार के विस्तृत भू क्षेत्रों में कृषि होता है, औद्योगिक होता है, भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक प्रदेश की पहचान की जाती है। आप जरा सोचो, क्या हमारे धरती पर क्षेत्र भिन्नता नहीं है। आप बोलिएगा एकदम है। कैसे, अगर भारत को ही देखेंगे तो भारत के उत्तर में आपको मिल जाएगा हिमालय पर्वत। देखो, उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के दक्षिण में आपको दिख जाएगा पठार। तो क्षेत्र भिन्नता आया कि नहीं आया, एक तरफ पर्वत एक तरफ पठार। भारत के पूरब में आपको दिख जाएगा, पूरब में क्या दिखेगा, पहाड़ी इलाका, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और वहीं भारत के पश्चिम में आपको दिख जाएगा थार का मरुस्थल, शुष्क रेगिस्तान। तो क्या भिन्नता है कि नहीं है। उस आधार पर क्या कृषि में भिन्नता नहीं होगा। शुष्क क्षेत्र में कौन सा खेती होगा, मोटा अनाज का, है ना। और वहीं अधिक वर्षा वाला क्षेत्र का तरफ, इसे बंगाल में भी अधिक वर्षा होता है, 200 से 250 सेंटीमीटर, धान का खेती। पहाड़ी इलाका की तरफ चाय का खेती, नीचे पठारी इलाका की तरफ थोड़ा पहाड़ जो है वहां पर कॉफी का खेती, मसाला का खेती। तो क्या कृषि भारत के क्षेत्र भिन्नता के आधार पर बदला नहीं।
बदल गया ना, बदल गया है। तो ये जो हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? क्षेत्र भिन्नता के। तो मनुष्य के कृषि कार्य किस पर डिपेंड करते हैं? क्षेत्र भिन्नता के आधार पर। उद्योग भी क्षेत्र भिन्नता के आधार पर। देखो जहां पर जो खेती होगा उससे रिलेटेड वहां पर वो उद्योग होगा। आपको बता दें महाराष्ट्र का तरफ कपास का खेती ज्यादा होता है, गुजरात महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा है, तो वहां पर आप देखना सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा है कि नहीं है? चाय का खेती किधर? उधर पहाड़ी इलाका में होता है, तो वहां पर चाय का उद्योग ज्यादा है कि नहीं? तो जहां पर जिस तरह का खेती होगा वहां पर उस तरह का क्या होगा? उद्योग। ठीक है। अब देखो जर्मन के एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम क्या है? ए हेटनर ने मानव भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान की संज्ञा दी। मतलब मानव का भूगोल जो है क्षेत्र के आधार पर मनुष्य अलग अलग कार्य करते हैं, है ना, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन होता है। यानी क्षेत्र जो है मानव के भूगोल को डिसाइड करता है कि वहां का ह्यूमन ज्योग्राफी कैसा होगा, वहां का ह्यूमन क्या क्या काम करेगा। मानव का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण का क्या मतलब है? मानव पर जब प्रकृति पूरी तरह हावी थी, जब नेचर पूरी तरह से मानव को प्रभावित करता था, मतलब मनुष्य कुछ नहीं कर पाता था उससे बचने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसे कहेंगे पर्यावरण निश्चयवाद। जैसा पर्यावरण चाहेगा वैसा होगा। इंसान बदल, आज क्या पर्यावरण को इंसान ने बदल पाए कि नहीं? अपने आप को उस हिसाब से हम लोग कर दिए कि पर्यावरण हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठंडा रहेगा तो हीटर लगा लेंगे, गर्मी रहेगा तो एसी लगा लेंगे, पानी पड़ेगा तो देखो घर आ गया है ना। हर चीज का व्यवस्था मनुष्य ने कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रकृति का मानवीकरण। या प्रकृति ने, मानव ने क्या किया? प्रकृति को अपने अनुसार बदल दिया, या अपने आप को ही क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, ये सारा कुछ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संभववाद क्या होता है। जिस संभववाद का मतलब होता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं हैं, वैसा अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? संभववाद। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रकृति का मानवीकरण करना यह संभव है कि नहीं है? संभव है। क्या प्रकृति मनुष्य के अनुसार बदल सकता है कि नहीं बदला जा सकता? मनुष्य तो प्रकृति को बदल दे रहा है ना जी, ये तो संभव हो गया। मानव भूगोल में अगर नेचर को मनुष्य अपने अनुसार बदल दे रहा है तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? संभववाद। तो संभववाद का मतलब क्या है? मानव भूगोल में अगर मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार बदलता है, प्रकृति को अपने अनुसार कंट्रोल करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? संभववाद। जैसे देखिए नदी में बाढ़ आता है, अब बोलेगा ये तो नेचुरल है, बाढ़ तो आ सकता है, ठीक है। मनुष्य ने बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया? बांध बना दिया। तो क्या बाढ़ से नियंत्रण किए कि नहीं किए? कर लिए। सूखा हो सकता है, ये भी नेचुरल है, लेकिन मनुष्य ने सूखा से बचने के लिए क्या करेगा? जो डैम बनाएगा उसका पानी वहां पर फिर इस्तेमाल कर लेगा। सूखा से भी हो सकता बच जाए। गर्मी बहुत ज्यादा है, मनुष्य क्या करेगा? एसी लगा घर में बैठल रहेगा। ठंडा बहुत ज्यादा है, हीटर लगा के घर में बैठल रहेगा। तो क्या प्रकृति को अपने अनुसार बदल रहा कि नहीं बदल रहा? बदल पा रहा है। तो ये क्या है? संभववाद। अच्छा संभववाद को क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिज्म। क्या बोलते हैं? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लुसियन फेब्रे ने। लुसियन फेब्रे कहां का था? फ्रांसीसी विद्वान था जी, फ्रांस का विद्वान था। और इन्होंने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया? 1922 में। 1922 में। तो संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लुसियन फेब्रे। कब किया? 1922 में। संभववाद का मतलब क्या है? कि प्रकृति को जो मनुष्य अपने अनुसार बदलता है और जो बदलने की संभावनाएं हैं वो क्या कहलाएगा? संभववाद। क्या कहलाएगा? क्या नेचर पर मनुष्य का नियंत्रण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन याद रखिएगा जितना कंट्रोल कर रहे हैं, एक दिन नेचर अगर पगला जाएगा तो आपको कंट्रोल कर देगा, खत्म कर देगा सब। समझे? तो वो दिन दूर नहीं जब प्रलय आने वाला है। एक बार आया था सूचना कि 2012 में आएगा प्रलय, मतलब धरती फट जाएगी, ऊपर से आग का गोला गिरेगा,
समझे, आदमी नीचे एकदम धरती के अंदर चल जाएगा, पूरा टीवी में दिखा रहा है ये सब। तो उस समय घर वाला पूरा परेशान हो गया, बोले अब खत्म हो जाएंगे हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो घर वालों ने क्या किया, जमा पूंजी सब खर्च कर दिया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना सबका घर में आने लगा, समझे कि नहीं। बोला अब बचा के कुछ ही करेंगे, ऐसे भी धरती तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो जरा सोचो, और उसके बाद जब प्रलय नहीं आया तो उससे ज्यादा दुख हुआ कि प्रलय आ जाता तो बढ़िया रहता, समझे। सब खत्म हो गया तो बचा कुछ। हाँ